दोस्तों हम लोग महिलाओं के बारे में बातें करते हैं तो बहुत करते हैं मगर फिर कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। दोस्तों आज महिला हर एक क्षेत्र में अपना नाम काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है। लेकिन इस समाज में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो महिलाओं को अपनी जागीर समझाते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए। आज की कहानी शुरू करते हैं। सत्य घटना लेकर के आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आपका भाई जुगल किशोर आपका दोस्त हाजिर हूं फिर से एक और सच्ची घटना लेकर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले, वीडियो को लाइक करके जाना। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कहानी कहां से देख रहे थे, कहानी कहां से सुन रहे हैं। दोस्तों एक महिला दारोगा रात को सोई तो थी लेकिन सुबह जब वह सो करके उठी तो उसे कुछ अटपटा सा महसूस हुआ और जब उसने अपने बदन पर हाथ फिराया तो चौंक गई क्योंकि उस वक्त उसके बदन पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। दोस्तों वो पूरी तरीके से निर्वस्त्र अवस्था में पलंग पर पड़ी हुई थी और जब वह उसकी नज़र साइड में चल रहे टीवी पर जाती है तो वह उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उस टीवी में उस वक्त जो वीडियो चल रहा था वह उसी का वीडियो था जिसमें वह पूरी तरीके से न्यूड थी और उसके साथ कोई व्यक्ति संबंध बना रहा था। दोस्तों और तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है और एक व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है और उस व्यक्ति को जब वह महिला दारोगा देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस महिला दारोगा के साथ एक दिल को दहला देने वाली और मन को झकझोर देने वाली। आइए चलते हैं, कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक शहर लखनऊ। दोस्तों और लखनऊ के पुलिस मुख्यालय में तैनात एक महिला दारोगा जिसका नाम होता है कविता, वह वहां पर 2 सालों से नौकरी कर रही थी। परिवार में उसका एक पति था और एक बेटा था। 7 साल का पति जो था वह सरकारी नौकरी में पदस्थ था, ग्राम सेवक के पद पर, और उसकी नौकरी थी लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर, इसलिए वह अपने बेटे के साथ वहीं पर रहा करता था। और महिला जो थी कविता, जो दारोगा थी, वो पुलिस मुख्यालय लखनऊ में ही रहा करती थी। उसे वहां पर क्वार्टर अलॉट कर दिया गया था। दोस्तों बात कर रहा हूं 20 दिसंबर 2015 की, जब पुलिस स्टेशन में वायरलेस आता है और एक जगह पर हुड़दंग की खबर आती है। तुरंत पुलिस दल पुलिस मुख्यालय से रवाना होता है और उसमें जो होती है कविता भी मौजूद होती है। और वहां जाने के बाद स्थिति कुछ ऐसी बन जाती है कि वहां पर लाठी चार्ज हो जाता है और लाठी चार्ज के दौरान कई लोग उसमें से घायल हो जाते हैं। दोस्तों और जब उनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा जाता है तो उसमें से 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। मामला मीडिया में जब पहुंचता है, मामला इतना बड़ा हो जाता है कि जो पुलिस वाले उस वक्त वहां पर संभालने के लिए गए थे, वहां पर ड्यूटी पर जो गए थे, उन लोगों को लाइन हाजिर कर दिया जाता है और उसमें कविता भी था जिसे लाइन हाजिर कर जवाब मांगा गया था। और लाइन हाजिर होने के बाद इन सभी पर इंक्वायरी बैठती है। दोस्तों और इंक्वायरी बैठती है तो यह जो होती है कविता, ये काफी डर सजाती है, से सस्पेंड होने का, अपनी नौकरी जाने का तक डर सताने लगता है। और उसी की मदद मांगने के लिए जिस थाने में यह तैनात थी, उसी थाने के जो इंचार्ज होते हैं, थाना एसएचओ, उनके पास जाती है, जिनका नाम था संदीप यादव। संदीप यादव से जब जाकर के यह मदद मांगती है तो संदीप यादव इसे आश्वासन देता है, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी नौकरी पर कोई आंच मैं आने नहीं दूंगा। दोस्तों यहाँ बताने वाली बात यह थी कि कविता पुलिस की नौकरी में आ तो गई थी, वो दारोगा तो बन गई थी 2 स्टार, ऐसा ही तो वो थी, लेकिन वो देखने में काफी सुंदर थी, उसका शरीर भी काफी आकर्षक था। उसे कोई भी देखने के बाद यह नहीं कह सकता था कि ऐसी लड़की भी पुलिस की नौकरी में हो सकती है। ऐसी लड़कियां
तो मॉडलिंग करती है, फैशन के सेक्टर में जाती है, फिल्म इंडस्ट्री में जाती है। इस प्रकार से वो दिखने में सुंदर थी दोस्तों, और उसे देखकर जो थाना इंचार्ज होता है संदीप यादव, उसका भी मन मचल जाता है दोस्तों। और वह उसकी इस मजबूरी का फायदा उठाने की सोचता है। और 3 फरवरी 2016 की वह शाम होती है दोस्तों, जब संदीप यादव फोन लगाता है कविता को, और फोन पर कविता से कहता है कि तुम्हारे केस के सिलसिले में तुमसे कुछ डिस्कशन करना है, क्या तुम मेरे क्वार्टर पर आ सकती हो। कविता कहती है जी सर। इस वक्त तो उससे कहता है कि हाँ, आधे घंटे के अंदर तुम पहुंच जाओ। कविता जो होती है वो अपने बड़े साहब का ऑर्डर फॉलो करती है, और सवाल उसकी नौकरी का भी था, उसी के मतलब का काम था। कविता जो है वो जाग के पहुंचती है संदीप यादव के क्वार्टर पर, और जब वो संदीप यादव के क्वार्टर पर जाकर के पहुंचती है, दरवाज़ा नॉक करती है, तो अंदर से आवाज आती है हाँ खुला है, अंदर आ जाओ। कविता जो है वो अंदर जाती है, तो क्या देखती है, संदीप यादव ड्राइंग रूम में बैठा शराब पी रहा होता है। उसके सामने मेज पर शराब की बोतल और 2 गिलास रखे हुए थे, कुछ चकना रखा हुआ था, उसका पैक ऑलरेडी भरा था, वो शराब पी रहा था। यह सब देख थोड़ी सी असहज सी हो जाती है कविता, लेकिन संदीप जो होता है वो सुनीता से कहता है अरे फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं, यहाँ मैं तुम्हारा साहब नहीं हूँ, तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। वो सब ऑफिस में, पुलिस स्टेशन में, आओ बी फ्रैंक यहाँ आकर के बैठो। कविता आकर के सोफे पर बैठ जाती है संदीप के बाजू में, और कहती है हाँ सर कहिए, कैसे याद किया आपने, कैसे बुलाना हुआ। संदीप इस पर कहता है कि देखो, तुम्हारी नौकरी के सिलसिले में ही तुम्हें बुलाया है, मैंने ऊपर तुम्हारे लिए बात कर ली है, और तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे पर आँच नहीं आएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारी नौकरी सुरक्षित रहेगी। इस पर जो होती है कविता वो उसे थैंक्स कहती है। तो तब तक संदीप गिलास में शराब डाल चुका था, और डालने के बाद सरका देता है कविता की, और कविता से लेने का आग्रह करता है। कविता संकोच कर रही थी अपने बॉस का, वह मना करती है, लेकिन संदीप उस पर प्रेशर डालता है। उसे पता था कि पुलिस महकमे में 80% लोग शराब पीते ही हैं। वो कविता पर भी जोर डालता है, और कविता मजबूर हो जाती है पैग लेने के लिए। कविता जब एक पैग लेती है, पीते हुए दोनों की बातचीत होती है। संदीप उससे फ्रैंक होने की कोशिश करता है, पूछता है परिवार में कौन है, कहाँ है, क्या करते हैं। और कविता भी जब उससे पूछती है तो बताता है कि मेरा परिवार भी कानपुर में रहता है, मैं यहाँ पर सिर्फ अकेला ही रहता हूँ। इस प्रकार से बातों का दौर शुरू होता है, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा। अब तक कविता 3 पैक शराब पी चुकी थी, और 3 पैक शराब पीने के बाद कविता अच्छे खासे नशे में आ चुकी थी दोस्तों। और इसी मौके का फायदा उठाकर संदीप अपनी जगह से उठता है, और कविता के करीब जाकर के बैठ जाता है। कविता थोड़ी सी सकुचा आती है, संदीप और आगे बढ़ता है, उसके कंधों पर हाथ रखता है, सहलाने लगता है। कविता को कुछ समझ नहीं आता कैसे रिस्पांडर, कैसे मना करें, क्योंकि वह तो मजबूरी में भी फंसी हुई थी, और शराब का जो नशा उस पर चढ़ा था, और पति से वह दूर रहा करती थी, तो उसके भी कदम हल्के हल्के से बहकने लगे थे दोस्तों। उस पर भी खुमारी सी छाने लगी थी, और फिर भी वह संदीप को रोकने की कोशिश करती है, संदीप को मना करने की कोशिश करती है, लेकिन संदीप जो है उस पर प्रेशर बनाते चला जाता है, उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि कविता कुछ नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा, यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा है ही कौन, जो होगा हम दोनों के बीच ही होगा, और तुम घबराओ मत, एक बार की ही तो बात है, जो होता है हो जाने दो। ना जाने कैसे कविता भी कन्विंस हो जाती है, उसकी बातों में आ जाती है। उसके बाद एक एक पैक शराब का दौर और चलता है, और उसके बाद संदीप यादव जो होता है कविता को लेकर के अपने रूम में चला जाता है दोस्तों। और बेडरूम में जाने के बाद उसे निर्वस्त्र कर खुद भी निर्वस्त्र होकर बेड पर चले जाते हैं, और उसके बाद वो उस
पर छाता चला जाता है और उसके साथ संबंध स्थापित कर लेता है, नाजायज ताल्लुकात स्थापित कर लेता है। दोस्तों, कविता भी उस समय भरपूर नशे में थी और वह भरपूर खुल करके संदीप का साथ तो दे रही थी, लेकिन वो इस वक्त होश में नहीं थी। और सारी रात यह भावनाओं का, यह वासना का दौर इसी प्रकार चलता है। दोस्तों, उसके बाद दोनों को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला, और सुबह जब कविता की आंख खुलती है तो अपने आप को उस बेड पर पाती है। और जब खुद को देखती है तो शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता। वो याद करने की कोशिश करती है, कल क्या हुआ। एक एक कर हल्की हल्की बातें उसके दिमाग में आनी शुरू हो जाती है कि मैं यहाँ आई थी, फिर ये हुआ ये हुआ। लेकिन अब उसे इतना पछतावा खुद पर हो रहा था कि उसने ये क्या कर डाला। अगर वो अपने होशो हवास में होती तो ये कतई ना करती, उसे ये कुछ करना बर्दाश्त नहीं था। दोस्तों, लेकिन असली झटका तो अब लगने वाला था कविता को, क्योंकि सुनीता जब पलट करके देखती है तो वॉल पर लगी हुई एलडी में एक वीडियो चल रहा होता है। और उस वीडियो को जब वह देखती है तो देख करके दंग रह जाती है। दोस्तों, उस वीडियो में खुद कविता ही नजर आ रही थी, और कविता अब उस वीडियो में यह देख सकती थी कि उसके साथ रात को क्या क्या हुआ, क्योंकि उस कमरे में रात को जो कुछ भी हुआ कविता खुद को उस वीडियो में निर्वस्त्र देख पा रही थी। और यह भी देख पा रही थी कि उसके साथ उसी का बॉस संदीप यादव थानेदार क्या कर रहा है, वह संबंध बना रहा है। पूरा लाइव वीडियो उसने उसमें कैप्चर कर लिया था दोस्तों, और इस वक्त वो टीवी में चल रहा था। तभी दरवाज़ा खुलता है और संदीप अंदर आता है। कविता आश्चर्यचकित नजरों से संदीप को देखती है। संदीप उसे देख स्माइल करता है। वह पूछती है, सर यह सब क्या है? एक तो आपने कल रात को मेरे साथ इतना गलत किया, मैं जब मैं होश में नहीं थी आपने मेरा फायदा उठा लिया, ऊपर से आपने मेरा वीडियो भी बनाया और उस वक्त इसको आप टीवी में चला करके रखे हैं। संदीप कहता है, जस्ट कूल यार, टेंशन क्यों लेती हो, यह तो बस मैंने इसीलिए बना लिया, जब मन करेगा देख लिया करूंगा। और बस मैं तुम सोई थी, मैं वही देख करके एंजॉय कर रहा था कि हमारी रात में जो हमने किया वो टीवी पर देखने पर कैसा नजर आता है। कविता को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि एक तो वो उसका बॉस था, ऊपर से उसकी नौकरी इस वक्त खतरे में थी, और इस वक्त उसका वीडियो भी बन चुका था जो कि इस वक्त संदीप यादव के फोन में मौजूद था। कविता वहां से निकल कर के चली जाती है। लेकिन दोस्तों, अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ था तो संदीप यादव लगातार कविता का शोषण करने लगा। वो बार बार उसे अपने क्वार्टर पर बुलाता, ना चाहते हुए भी कविता को मजबूरन आना पड़ता, और वो हर एक दो दिन की आड़ में अब मतलब यह मान के चली कि महीने में 20 दिन कविता जो होती है वह अपनी रातें संदीप यादव के क्वार्टर पर बिताने लगी थी। और संदीप यादव जम करके उसका शोषण कर रहा था, जम करके उसे भोग रहा था, उसका आनंद प्राप्त कर रहा था। दोस्तों, एक रात जब कविता संदीप की बाहों में होती है और संदीप यादव उसके साथ संबंध बना रहा होता है, तब वह कविता से कहता है कि कविता, मैंने ऊपर के अधिकारी से तुम्हारे बारे में बात कर ली है, वो तुम्हारी फाइल क्लियर करने के लिए तो तैयार है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है, और वो डिमांड अगर तुम पूरी कर देती हो तो तुम जिस टेंशन से गुजर रही हो, जो टशन तुमको खाया जा रहा है, तुम्हारी नौकरी का, उस पर से सारा खतरा हट जाएगा। जब कविता कहती है कि सर कितने पैसे देने होंगे, तो संदीप हंसता है और कहता है, पैसे, तुम्हें पैसे देने की क्या जरूरत है कविता, तुम्हारे पास तो ऐसा अनमोल खजाना है कि लो, खुद तुम्हें पैसे देंगे इस काम के लिए। कविता कहती है, सर मैं कुछ समझी नहीं। इस पर संदीप कहता है, तुम्हें वही सब करना है उन साहब के साथ भी जो हम दोनों इस वक्त यहाँ कर रहे हैं, जो तुम मेरे साथ करती हो। तुम्हें साहब को भी बस एक बार खुश कर देना है, और उसके बाद तुम्हारा काम हो गया समझो। कविता चिढ़ जाती है, काफी गुस्से में आ जाती है। इस पर संदीप भी गुस्सा हो जाता है और कहता है, ज्यादा नाटक मत
कर तू जैसियों को सीधा करना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। प्यार से समझा रहा हूँ, मान जा, इसमें तेरा ही फायदा है। चुपचाप कल शाम को 8 बजे फलाने फलाने साहब के बंगले पर पहुँच जाना, अगर नहीं गई तो समझ लेना परसों तेरा सस्पेंशन लेटर तेरे टेबल पे होगा। कविता बुरी तरीके से इनके चुंगल में फंस चुकी थी दोस्तों, और मजबूरन कविता को अगली रात उस वरिष्ठ अधिकारी के साथ उसके बिस्तर में बितानी पड़ती है। और अब यह सिलसिला जो बना था कभी इस अधिकारी के कभी उस अधिकारी के, इस प्रकार से संदीप यादव ने 4 से 5 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कविता को सोने के लिए मजबूर किया था। और इतना सब कुछ करने के बाद भी एक वो दिन आ ही जाता है दोस्तों, जिस दिन कविता का सस्पेंशन लेटर कविता के टेबल पर मौजूद था। कविता उस सस्पेंशन लेटर को देखने के बाद शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद, अपना अपना तन मन धन सब कुछ लुटाने के बाद, एक नहीं दो नहीं 4 से 5 अधिकारियों के बिस्तर गर्म करने के बावजूद भी आखिर उसका कोई फायदा नहीं हुआ था और कार्रवाई के तहत उसको सस्पेंड कर दिया गया था। वो गुस्से से पागल हो जाती है और वो सस्पेंशन लेकर जाकर के पहुंचती है संदीप यादव के केबिन में, और वहां जाकर उसके टेबल पर वो सस्पेंशन लेटर फेंककर उस पर चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसका चिल्लाना सुनकर के थाने में जो मौजूद लोग होते हैं वो भी चौंक जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ, जाकर अपने वरिष्ठ अधिकारी पर, थानेदार पर इस प्रकार से चिल्ला रही है। सब लोग जमा हो जाते हैं, कान लगा के सुनने की कोशिश करने लगते हैं। कविता जोर जोर से चिल्ला करके संदीप से कह रही होती है कि तुमने मेरा गलत इस्तेमाल किया, तुमने मेरा फायदा उठाया, तुमने तुमने मेरा शारीरिक शोषण किया है और वरिष्ठ अधिकारियों से भी किया है, और उसके बाद भी मैं सस्पेंड हो गई। मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी, मैं डीजीपी साहब के पास जाकर तुम्हारी और उन वरिष्ठ अधिकारियों के सबकी कंप्लेंट करूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है और मेरा शोषण किया है। संदीप यादव भी उस पर चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है कि हाँ जा, तुझे जो कर है कर ले, तेरे पास सबूत ही क्या है, उल्टा तेरे खिलाफ मेरे पास सबूत है। और तू सोच ले, अगर तूने ऐसा कुछ किया तो तेरे साथ क्या क्या हो सकता है। याद है ना वो वीडियो, अब भी मेरे पास मौजूद है। कविता पैर पटकती हुई, फन पनाती हुई, उसे देख लेने की धमकी देती हुई वहां से निकल जाती है। दोस्तों, अब थाने में सभी लोगों को यह सब कुछ अंदर खाने पता चल चुका था कि कविता के और थानेदार संदीप यादव के बीच क्या चल रहा है। जरूर कुछ ना कुछ अंदर खाने की बात है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बातों से और लड़ाई झगड़े से समझ आ गया था, सब एक दूसरे से कोई ना कोई खुसर फुसुर कर रहे थे। दोस्तों, कविता सस्पेंड होने के बाद वहां से अपने पति के गांव चली जाती है दोस्तों, और कविता के जाने के 2 दिन के बाद संदीप यादव जो होता है वह भी छुट्टी लेकर के 1 हफ्ते के लिए अपने गांव चले जाता है। कविता को गए अभी 5 दिन ही हुए थे कि एक व्यक्ति आकर के पहुंचता है थाने में, और वहां पर आके कविता के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करता है। जब वो वहां पर बैठे एक सिपाही के पास जाता है और पूछता है कि मैं कविता जी से मिलना चाहता हूं, कविता से उनका क्वार्टर कौन सा है और वो इस वक्त ड्यूटी पर कहां पर है, तो वो सिपाही जो होता है आश्चर्य से उसकी ओर देखता है और उससे पूछता है कि आप कौन हैं भाई साहब। तब वो कहता है, जी मैं उनका पति सुनील हूं, और कविता से 4 दिन से मेरी बात नहीं हो रही है, उनका फोन भी स्विच्ड ऑफ आ रहा है, इसलिए मजबूरी में मुझे यहाँ तक आना पड़ा उसका पता करने के लिए। इस पर सिपाही चौंक जाता है और वो उससे कहता है कि देखिए भाई साहब, ऐसा है कि कविता मैडम तो सस्पेंड हो चुकी है, पिछले हफ्ते ही कविता मैडम को सस्पेंड हुए तो 5 दिन बीत चुके हैं, और 4 दिन पहले ही वो यहाँ से यह कहकर गई है कि वो आप ही के पास जा रही है। लेकिन उसका जो पति होता है कहता है मेरे पास तो आई नहीं, और उसका फोन भी बंद दिखा रहा है। मामला चौंका देने वाला था।
दोस्तों बात चिंता की थी। अगर कविता सुनील के पास नहीं गई तो कविता आखिर गई कहाँ। संदीप यादव इस वक्त छुट्टी पर था और दूसरा इंचार्ज जो इस वक्त थाने का चार्ज संभाल रहा था जाकर के सुनील उनसे मिलता है और मिलकर के अपनी सारी बात बताता है। वो जो इंचार्ज होते हैं जिनका नाम होता है सुरेंद्र कुलकर्णी, वो सुनील से कहते कि आप एक एफआईआर तुरंत लिखवाएं थाने में। हम कविता का फोन सर्विलांस में डालते हैं और पता करते हैं कि मामला क्या है। एफआईआर दर्ज होती है दोस्तों और पुलिस तफ्तीश इसमें लगती है। कविता का फोन सर्विलांस पर डाला जाता है और सर्विलांस पर डालने के बाद कविता का जो लास्ट लोकेशन दिखा रहा था वह कानपुर देहात का दिखा रहा था दोस्तों। और वहां पर एक लोकेशन पर पहुंचने के बाद कविता का फोन बंद हो गया था। पुलिस का एक दल वहां पर जाकर के पहुंचता है लेकिन वहां पर पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस लौट आती है वापस लखनऊ। 2 दिनों के बाद एक सरोवर से पुलिस को एक महिला की बॉडी प्राप्त होती है दोस्तों। और उस बॉडी के शिनाख्त के लिए जब सुनील को बुलाया जाता है तो सुनील उसकी शिनाख्त कर लेता है। वह कविता ही थी दोस्तों, वो कविता का ही मृत्यु देव था। अब सवाल यह था पुलिस के सामने कि कविता यहाँ पहुंची कैसे, जब कविता का लास्ट लोकेशन कानपुर देहात दिखा रहा है और कानपुर देहात से लग 50 से 60 किलोमीटर दूर यह सरोवर था जहां पर उसकी डेथ बॉडी मिली थी। पुलिस अब अपनी तफ्तीश इसमें आगे बढ़ती है और कविता के कॉल डिटेल्स निकाले जाते हैं। और कॉल डिटेल्स उसका सीडीआर जब निकाला जाता है दोस्तों तो उसके फोन पर लास्ट कॉल एक पीसीओ से आया था। और उस पीसीओ की जब शिनाख्त की जाती है तो वह पीसीओ कानपुर देहात का ही था। कानपुर देहात के उस पीसीओ पर जब पुलिस जाकर के पहुंचती है तो पीसीओ पर से तो अनेकों लोग आते हैं और कॉल करके जाते हैं दोस्तों। वहां से पुलिस को उस व्यक्ति का सुराग तो नहीं मिलता। इधर सुनील परेशान था कि उसकी बीवी वहां गई तो कैसे गई, उसने आत्महत्या करी तो क्यों करी, क्योंकि पुलिस इस केस को आत्महत्या के ही एंगल से देख रही थी दोस्तों। लेकिन जब बार बार सुनील थाने आता था इस बारे में, इस कार्रवाई के बारे में जानने के लिए, पूछने के लिए, तो वहां पर एक महिला सिपाही होती है और वह महिला सिपाही सुनील से कहती है कि मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है, आप जरा बाहर आइए। और बाहर लेने ले जाने के बाद सुनील से कहती है कि देखिए जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनिए, लेकिन आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि मेरा नाम कहीं बीच में नहीं आना चाहिए क्योंकि मुझे तो यही नौकरी कर नहीं है। हो सकता है शायद मेरी जानकारी से आपको कोई हेल्प मिल जाए। और जब सुनील उससे उसे आश्वासन देता है कि आपका नाम बीच में नहीं आएगा तब वह महिला उससे कहती है कि देखिए मुझे शक है कि कविता ने आत्महत्या नहीं की, कविता का मर्डर हुआ है। ये सुनकर यह चौंक जाता है। वो कहता है ये आप क्या कह रही हैं। तब वो महिला जो होती है वह जैसे वो सारा वाकया कह सुनाती है जो उस दिन पुलिस स्टेशन में घटित हुआ था दोस्तों। जब वो संदीप यादव के चैम्बर में गई थी और वहां जब दोनों की बहस हुई थी और लड़ाई हुई थी, उस सारी बात कविता को कह सुनाती है। अब सुनील के भी दिमाग की घंटी बजती है। वो भी सोच रहा होता है कि जरूर कुछ ना कुछ कविता के साथ गलत हुआ है और ये जो भी कुछ हुआ है इसमें संदीप यादव का कहीं ना कहीं हाथ है। सुनील जो होता है वह जाकर के सीधा संदीप यादव के विरुद्ध में एफआईआर लिखवाना चाहता है थाने में कि उसकी पत्नी की हत्या हुई है और उस हत्या के पीछे संदीप यादव है। लेकिन संदीप यादव एक थानेदार था, उसका रौब था, उसकी ऊपर तक पकड़ थी। पुलिस उसके खिलाफ एफआईआर लिखने में आनाकानी कर रही थी और जब का काम ना बनता देख सुनील जो होता है वह भी एक सरकारी कर्मचारी था दोस्तों। सब कानूनी दाव पेच वो भी जानता था। वह मीडिया में जाता है दोस्तों और मीडिया में जब ये मामला जाता है, मामले को तूल पकड़ता देख वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते हैं और एफआईआर दर्ज की जाती है और छानबीन शुरू होती है। और छानबीन शुरू होने के बाद उस पीसीओ के आसपास की सीसीटीवी फुटेज
जुटाने की कोशिश करते हैं जहां से कॉल लास्ट कॉल की गई थी कविता को, और जब एक घर से बाहर की ओर एक कैमरा लगा हुआ था उसकी सीसीटीवी फुटेज जब निकल कर के सामने आती है तो कुलकर्णी साहब भी चौंक जाते हैं दोस्तों, क्योंकि संदीप यादव साफ नजर आ रहा था उस फुटेज में उस पीसीओ में जाने जाकर के फोन करने के दौरान, और जब टाइम मैच किया जाता है तो ये वही समय था जिस समय कैमरे में जो टाइम दिखा रहा था और जिस समय कविता के फोन पर लास्ट कॉल आया था, दोनों का टाइमिंग मैच हो रहा था। पुलिस की सोई पूरी तरीके से संदीप यादव पर घूम जाती है। संदीप यादव इस वक्त छुट्टी पर अपने गांव में था। पुलिस का एक दल तुरंत रवाना होता है और संदीप यादव अरेस्ट कर के थाने में लाया जाता है दोस्तों, और थाने में लाने के बाद संदीप यादव से जब पूछताछ की जाती है उसे आरोपी बनाया जाता है। पहले तो वो पुलिस को बहुत घुमाने की कोशिश करता है क्योंकि वो खुद भी एक पुलिस वाला था, उसे सब कुछ पता था, लेकिन पुलिस के आगे वो भी नहीं टिक पाता और टूट जाता है। और जब वो जो कहानी बताता है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से निकल कर के सामने आता है कि कविता ने जाने के बाद 2 दिन के बाद संदीप यादव को फोन किया था और संदीप यादव को फोन करके उसने यह बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूं और मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। अब तुम सोच लो, अगर मुझे यह नौकरी नहीं मिली वापस तो मैं तुम्हें इतने बुरे तरीके से फंसा आऊंगी और तुम्हारे साथ उन चारों अधिकारियों को भी मैं लपेटे में लूंगी और तुम जिंदगी भर के लिए जेल की सलाहों के पीछे चक्की पीसोगे। यह बात सुनक के संदीप यादव जो होता है वह सख्ते में आ जाता है दोस्तों। वो तुरंत अपना गियर चेंज करता है और कविता से प्यार से बात करने लगता है और कहता है, कविता जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और अगर तुम चाहती हो मैं तुमसे शादी भी करने के लिए तैयार हूँ। कहो क्या तुम अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार हो। इस कविता कहती है, मुझे फालतू के झांसे में लाने की कोशिश मत करो साहब, मुझे बस मेरी नौकरी वापस चाहिए, बाकी मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना। और अगले ही दिन संदीप यादव फिर से कविता को फोन करता है और फोन करने के बाद कानपुर देहात के उस इलाके में कविता को वह बुलाता है और कहता है कि हमें यहीं से एक जगह पर चलना है और वहां पर ही सारी इस काम की सेटिंग होगी। वहां पर कुछ रुपए भी देने हैं और रुपए की तुम टेंशन मत लो, वो रुपए मैं दूंगा, लेकिन वहां तुम्हारे सिग्नेचर की आवश्यकता होगी, तुम्हारी फोटो की आवश्यकता होगी, इसलिए तुम्हारा साथ चलना जरूरी है। और कविता उसकी बातों में आ जाती है दोस्तों, और बातों में आने के बाद कविता जा पहुंचती है उस जगह पर, और वहां पहुंचने के बाद संदीप यादव जो है वो इतना शातिर होता है कि लास्ट कॉल जो है मेरे फोन से ना दिखे कविता के फोन पर, इसलिए वह एक पीसीओ पर जाकर के फोन करता है और पीसीओ से फोन करके उसे बताता है कि मेरे मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई है, मेरा फोन ऑफ हो गया है, इसलिए मैं किसी और के फोन से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, फलानी फलानी जगह पर आ जाओ। और उसके बाद वो कार लेकर वहां पहुंच जाता है, वहां से पिक करता है कविता को और कविता को लेकर के जा पहुंचता है उस सरोवर के किनारे पर, और वहां पर कार में ही कविता के साथ वो बहस करने लगता है। और बहस के दौरान लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वहीं कार में ही वो गला दबा करके कविता की हत्या कर देता है दोस्तों। और उसके बाद वह कविता को उस सरोवर में फेंक देता है और वहां से लौट आता है। संदीप यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 302 के तहत केस दर्ज किया जाता है दोस्तों। उसे आरोपी बनाकर न्यायालय के सामने पेश किया जाता है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है दोस्तों। मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है, अभी तक कविता को न्याय नहीं मिला है। हम बस न्यायालय से यही गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द कविता को न्याय मिले और ऐसा न्याय मिले कि ऐसे दरिंदे बार बार सोचे ऐसा गुनाह करने से पहले। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी दोस्तों। अगर कविता ने पहले दिन ही यह कदम संदीप यादव के खिलाफ उठाया होता जब पहली बार उसने उसके साथ दरिंदगी की थी,
तभी उसने अगर उसकी शिकायत की होती, उसकी खिलाफत की होती, तो शायद आज कविता को अपनी जान ना गंवानी पड़ती, उन 4 से 5 अधिकारियों के बिस्तर गर्म ना करने पड़ते और आज वह जिंदा होती, अपने परिवार के साथ होती। उस बच्चे को नाथ नहीं होना पड़ता जो इस वक्त मात्र 7 साल का है और अपनी माँ से महरूम हो गया है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन प्रेस कर लेना। अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए, सजग रहिए, सावधान रहिए। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।